नमस्कार साथियों, आदर्श परिवार निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस अंतर्राष्ट्रीय संस्था सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में आज हम चर्चा करने वाले हैं यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। इसका चिन्ह अर्थात लोगो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, जो आप इस चित्र में देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसका गठन, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 51 देशों द्वारा इसका गठन किया गया था। इसके चार्टर में 19 अध्याय तथा 111 अनुच्छेद हैं। यह संगठन 6 भाषाओं में अपने कार्य का संचालन करता है: अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश। और यह पूर्ववर्ती राष्ट्र संघों की उत्तराधिकारी संस्था मानी जाती है। इसका मुख्यालय कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। उद्देश्य जानते हैं इसके उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में इसके 4 उद्देश्य दिए गए हैं। नंबर 1 है पूरे विश्व में शांति की स्थापना करना। नंबर 2 सदस्य देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, उनके संबंधों को अच्छा बनाए रखना। नंबर 3 सदस्य देशों को अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मिलजुल कर कार्य करने के लिए प्रेरित करना। नंबर 4 सभी देशों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में कार्य करना, जो उनके बीच आपसी संवाद को बढ़ा सके, अर्थात सभी सदस्य देशों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच हो जिस पर वो लोग आपस में बातचीत कर सकें। चलिए आगे चलते हैं, जानते हैं इसके संगठन के बारे में। इसका संगठन कुछ इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद को मिलाकर कुल 6 संस्था कार्यरत है। बढ़ते हैं महासभा असेंबली की तरफ। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। जैसा कि हमने बताया, इसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि चुने हुए इसमें सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे लघु संसद भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष इसका वार्षिक अधिवेशन न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाता है। अधिकतर सितंबर माह में यह अधिवेशन होता है। इस सम्मेलन में सभी देशों को अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। आइए हम जानते हैं महासभा के कार्य क्या हैं। महासभा का कार्य है यूएनओ का बजट पास करना, और दूसरा कार्य है इसका नए सदस्यों को शामिल करना तथा पुराने सदस्यों को हटाना तथा जो सदस्य कार्यरत नहीं हैं उनको भी हटाना इसका कार्य है। आइए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगला है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को सुनिश्चित करने का दायित्व सुरक्षा परिषद को दिया गया है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें 5 स्थायी व 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय लेने के लिए 15 में से 9 के द्वारा सकारात्मक मत आवश्यक है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य देशों का स्थायी मत आवश्यक होता है। 5 स्थायी सदस्य समिति को महान शक्तियों की आम सहमति, वीटो निषेधाधिकार शक्ति के रूप में जाना जाता है, अर्थात इनको वीटो पावर दी गई है। सोवियत संघ रूस ने वीटो का प्रयोग सबसे अधिक बार किया है। आइए जानते हैं वह 5 देश कौन कौन से हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है। सबसे पहले ब्रिटेन, फिर अमेरिका, रूस, चीन व फ्रांस। यह 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है, हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय दी हैग नीदरलैंड में है। 15 सदस्य इसमें
होते हैं तथा इनका 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसका मुख्य कार्य सदस्य देशों के बीच विवाद का समाधान करना होता है। न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का केवल विवादों के समाधान का अधिकार है, कोई दंड अधिकार नहीं है, अर्थात इनको सिर्फ समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है, दंड देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला हम जानते हैं सचिवालय सेक्रेटरीट के बारे में। सचिवालय यूएनओ के सभी संगठनों के बीच समन्वय को बनाए रखने का कार्य करता है। यूएनओ के दिन प्रतिदिन के कामों को भी यह निपटाता है। इसका प्रमुख महासचिव होता है। यह यूएनओ का वास्तविक नेता व प्रवक्ता माना जाता है। बढ़ते हैं अगली तरफ। अगला है आर्थिक व सामाजिक परिषद यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। 54 सदस्य यह संस्था होती है। चुनाव 3 वर्षों के लिए किया जाता है। इसका मुख्य कार्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना होता है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगला है न्यास परिषद यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल। इस परिषद का गठन यूएनओ की देखरेख में अविकसित देशों की राजनीतिक व आर्थिक ढांचे को विकसित करने के लिए किया गया था और 1994 के बाद इस परिषद ने अपने कार्य को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, अर्थात यह अब कार्यरत नहीं है। अब हम जानते हैं यूएनओ की उपलब्धियों व यूएनओ की क्या क्या विफलताएं रही है उनके बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यूएनओ की क्या क्या उपलब्धियां रही है, अर्थात यूएनओ ने क्या क्या सफलताएं प्राप्त करी हैं। यूएनओ शांति सेना वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुनिश्चित करने वाला सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बल है, अर्थात यूएनओ ने अब तक शांति में बहुत अच्छा कार्य किया है, शांति स्थापित करने में। यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शरणार्थियों को समस्या का समाधान मानवीय आधार पर किया है। उदाहरण सीरिया के शरणार्थियों की समस्या। बालकों के विकास के लिए यूएनओ की संस्था यूनिसेफ ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। इसके अलावा यूएनओ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने का कार्य किया है। उदाहरण अफ़गानिस्तान एवं इराक। हालांकि अफ़गानिस्तान के हालात अभी सही नहीं है, फिर भी स्थापित लोकतंत्र को स्थापित करने में वहाँ इनका हस्तक्षेप तो रहा ही है। यूएनओ ने गंभीर बीमारियों के विरुद्ध निर्णायक कदम उठाए हैं, जैसे एड्स, पोलियो आदि। ये तो हमने बात करी इनकी उपलब्धियों के बारे में। आइए अब हम जानते हैं इनकी क्या क्या विफलताएं रही। यूएनओ ने कई ऐसे विवादों का समाधान करने में असफल रहा है जो वर्तमान में भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे माने जाते हैं। यानी कि कई ऐसे मामले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय खतरे के रूप में उभर कर आए हैं, उन पर यूएनओ महत्वपूर्ण फैसले लेने में असमर्थ रहा है, जैसे पश्चिमी एशिया संकट हो या दक्षिण चीन सागर आदि उदाहरणों को हम देख सकते हैं। यूएनओ परमाणु हथियारों के आविष्कार को रोकने में असफल रहा है। अपने कई प्रयासों के बाद भी सशस्त्र अनुभूति कार्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है। इसके अलावा आतंकवाद, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन जैसे अंतर्राष्ट्रीय विषयों के संबंध में भी यूएनओ कोई निर्णायक कदम उठाने में असफल रहा है। अर्थात ऐसे कई विषय हम देख सकते हैं जिन पर यूएनओ का ध्यान गया ही नहीं है। यह तो बात हो गई विफलताएं की। अब हम जानते हैं यूएनओ में क्या सुधार किया जाना चाहिए ताकि इनकी विफलताएं दूर हो सके। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जिन परिस्थितियों में हुई थी तथा आज की भू राजनीतिक में मौलिक परिवर्तन आ चुका है, अर्थात जब इनकी स्थापना की गई थी तब का समय, उसकी परिस्थिति वह अलग थी और अब भू राजनीतिक परिवर्तन कई सारे हम देख चुके हैं। अतः यूएनओ को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इसे संरचनात्मक एवं कार्यात्मक सुधार किए जाने की तत्काल आवश्यकता है।
संयुक्त राष्ट्र के संविधान में 3 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां पर सुधार किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। सुरक्षा परिषद में अफ्रीका, सुरक्षा परिषद में अफ्रीका, एशिया प्रशांत, लैटिन अमेरिका आदि देशों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जाए। यह 3 प्रमुख ऐसे विषय हैं जिन पर संशोधन करने की आवश्यकता है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों द्वारा बार बार होने वाले वीटो के इस्तेमाल पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को प्रभावी तरीके से लागू होने के संबंध में प्रयास करने चाहिए। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो निर्णय होते हैं उन्हें सही ढंग से प्रभावी तरीके से लागू करने के प्रयास करने चाहिए। सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली को लोकतांत्रिक बनाना चाहिए। आइए हम बात करते हैं भारत का स्थायी सदस्यता का दावा। अब हम जानते हैं भारत के सापेक्ष में भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग करता है। भारत के अनुसार वर्तमान में बदलती भू राजनीति में भारत जैसे देश का सुरक्षा परिषद में न होना इसके अस्तित्व तथा कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। आइए हम जानते हैं किन आधारों पर भारत स्थायी सदस्य होने की मांग करता है। नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में कार्यशील है। और दूसरा कारण है भारत अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही यूएनओ की सबसे बड़ा सैन्य संसाधनों की आपूर्ति करने वाला देश रहा है। अर्थात यूएनओ की स्थापना से लेकर अभी वर्तमान समय तक सबसे ज़्यादा सैन्य संसाधनों की आपूर्ति भारत द्वारा की गई है। और तीसरा, भारत दुनिया की सबसे बड़ी 6वीं अर्थव्यवस्था है। और चौथा, भारत की चौथी सबसे बड़ी सेना, प्रभावी परमाणु हथियार का प्रबंधन एवं आंतरिक परमाणु ऊर्जा तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां अपने आप में अद्वितीय हैं। अतः इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हो सकता है, तो इसे शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का अमेरिका, रूस तथा फ्रांस ने खुले तौर पर समर्थन भी किया है। और इसके अलावा स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। ऐसे में भारत जैसे देश को निश्चित रूप से सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार आज की यह चर्चा समाप्त होती है। आदर्श परिवार निःशुल्क कोचिंग क्लासेस श्योपुर मध्य प्रदेश की ओर से आपको धन्यवाद। बढ़ाते हैं पूर्णता की ओर निरंतर उत्साह से कदम।